गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का न्यू चैप्टर लेकर के आए हुए हैं जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, आई मीन काइनेमेटिक्स। हम लोग इसमें काइनेमेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग थोड़ा सा टर्म देखेंगे रेस्ट के बारे में, बहुत ही कम देखना है रेस्ट के बारे में, और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना बच्चों। देखिए, सबसे पहले हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स। आज फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, काफी अच्छे से समझ में आएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा 9th क्लास से मिलता जुलता है। अगर 9th क्लास अच्छे से पढ़े होंगे तो आज का क्लास आपको काफी अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर नहीं पढ़े होंगे फिर भी आपको समझ में आएगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, समझाना मेरा काम है, मैं समझाऊंगा। चलिए, सबसे पहले काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक टर्म देखते हैं हम लोग, देखिएगा, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स होता क्या है, इसके बारे में स्टडी कर ले हम लोग को। देखिए, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals about the condition of rest and motion of an object is called, देखिएगा, is called मैकेनिक्स। उसको क्या कहते हैं हम लोग? मैकेनिक्स कहते हैं। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स अबाउट द कंडीशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के रेस्ट और मोशन के कंडीशन को जो डील करता है उसको क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स फिजिक्स का बहुत ही पुराना ब्रांच है, ठीक है ना। इट इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, सबसे पुराना ब्रांच। बहुत पहले इसके बारे में स्टडी किया गया था। तो ये क्लियर हो गया कि मैकेनिक्स क्या है। तो मैकेनिक्स क्या डील करता है? ऑब्जेक्ट के रेस्ट एंड मोशन के कंडीशन के बारे में स्टडी करता है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्यों है, ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्यों है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो कैसे है, और ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कैसे है, इसके बारे में स्टडी कराता है ये। तो देखिए, अब देखते हैं हम लोग सब ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स, यानी कि देखिए सब ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स, ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के ब्रांच। देखिएगा, यहां पर हम मैकेनिक्स लिख रहे हैं। मैकेनिक्स के 3 ब्रांच हुए, देखिएगा ध्यान से। मैकेनिक्स के कितने ब्रांच हुए? मैकेनिक्स के 3 ब्रांच होंगे। कौन कौन होंगे? देखिए, सबसे पहले ब्रांच को स्टैटिक्स कहते हैं, दूसरे ब्रांच को काइनेमेटिक्स कहते हैं, और तीसरे ब्रांच को डायनामिक्स कहेंगे हम। तीसरे ब्रांच को क्या कहेंगे? डायनामिक्स कहेंगे। पहला स्टैटिक्स, दूसरा काइनेमेटिक्स, और तीसरा क्या होता है? डायनामिक्स होता है। डायनामिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पावर। यह एक कौन सा वर्ड है? अब ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पावर। काइनेमेटिक्स भी एक ग्रीक वर्ड है, ये भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मोशन। और स्टैटिक यानी कि स्टेबल, ये तो सिंपल बात है कि स्टैटिक मींस स्टेबल, यानी कि स्टेशनरी पोजीशन में हो, यानी कि इसमें हम लोग रेस्ट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। अब तीनों को अलग अलग डिफाइन करके बताने चल रहे हैं कि स्टैटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है, और डायनामिक्स क्या है। ऊपर वाले टर्म को मैं इरेज कर दूं, इसको ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स तक मैं इरेज कर दे रहा हूं, समझाने में आसानी होगी। सबसे पहले हम लोग क्लियर करते हैं किसको? मैकेनिक्स को क्लियर करते हैं। मैकेनिक्स तो क्लियर हो गया, अब उसके ब्रांच को क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि वो होता क्या है। बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है चैप्टर, ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहला आता है स्टैटिक्स। सबसे पहले क्या है? स्टैटिक्स है। देखिए, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट,
यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसके बारे में अगर स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। इसको कह सकते हैं हम कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स अबाउट, देखिएगा, विच डील्स अबाउट द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, which deals about the object at rest without knowing its cause, बिना कॉज को जाने हुए। यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में क्यों है इसके बारे में स्टैटिक्स डील नहीं करता है। स्टैटिक्स हमेशा क्या डील करता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसके बारे में केवल डील करेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट रेस्ट में क्यों गया इसके बारे में वो स्टडी नहीं करता है। सिंपली स्टैटिक्स व्हिच डील्स अबाउट द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विदाउट नोइंग इट्स कॉज, ऑब्जेक्ट के रेस्ट के बारे में स्टडी करता है लेकिन उसके कॉज के बारे में स्टडी नहीं करता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्यों है। ठीक है ना। उसी तरह सेकंड है काइनेमेटिक्स। सेकंड है क्या है, काइनेमेटिक्स। सारे डेफिनेशन वही होंगे, बस यहां पर क्या हो जाएगा, रेस्ट के जगह पे क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा। यानी कि लिख सकते हैं इट डील्स अबाउट द ऑब्जेक्ट एट मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज, बिना इसके कॉज को जाने हुए कि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्यों मोशन में है इसके बारे में काइनेमेटिक्स डील नहीं करता है। ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्यों मोशन में है इसके बारे में डील करता है कौन सा, डायनामिक्स डील करता है। यानी कि स्टैटिक्स में ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं लेकिन उसके कॉज के बारे में नहीं कि रेस्ट में क्यों गया उसके बारे में स्टडी नहीं करते हैं। काइनेमेटिक्स में हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी तो करते हैं लेकिन मोशन के कॉज के बारे में स्टडी नहीं करते हैं। लेकिन डायनामिक्स में, यहां पर डायनामिक्स है, यहां पर लिख सकते हैं कि इट डील्स अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ नोइंग इट्स कॉज। यानी कि मोशन में ऑब्जेक्ट है तो उसके कॉज को कौन डील करता है, डायनामिक्स डील करता है। क्लियर हुआ। स्टैटिक्स ऑब्जेक्ट के रेस्ट को डील करता है लेकिन रेस्ट में क्यों है उसके बारे में डील नहीं करता है। काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, क्यों है, किसकी वजह से है, इसके बारे में कौन डील कराता है, डायनामिक्स डील कराता है। तीनों क्लियर हो गया होगा उम्मीद है बच्चों कि मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स के ब्रांचेज क्या होगा, कितने हैं, क्लियर हो गया होगा। चलिए अच्छी बात है, मिटाएं से बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे क्लास पे। स्टार्ट करते हैं हम लोग रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक क्या है, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन के बारे में हम लोग डील करने चल रहे हैं। 9th क्लास में तो पढ़े होंगे इसके बारे में अच्छे से। एक चीज बता दें, काइनेमेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड काइनेमा से लिया गया है जिसका मीनिंग क्या होता है, मोशन। ठीक है। चलिए रेस्ट एंड मोशन समझते हैं पहले रेस्ट के बारे में। देखिए किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कब कहेंगे, जब ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन अपने आसपास की चीजों के कंपेयर में चेंज नहीं करता। यानी कि when an object doesn't change its position with respect to observer or surroundings। यानी कि लिख सकते हैं कि when an object doesn't change its position with respect to surroundings और with respect to observer। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर पोजीशन अपना चेंज नहीं करे। अच्छा चलो बच्चों एक बात बताओ, अभी हम आपके सामने खड़े हैं, अभी हम रेस्ट में हैं या मोशन में हैं।
अभी हम रेस्ट में हैं या मोशन में हैं, या फिर आप जो वीडियो देख रहे हैं बैठ करके लेक्चर को सुन रहे हैं, तो अभी आप जहां भी बैठे हैं, जिस कंडीशन में हैं, उस कंडीशन में आप रेस्ट में हैं या मोशन में हैं, सोचिए। तब तक मोशन को हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। यहां रेस्ट हो गया व्हेन एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स और ऑब्जर्वर। और मोशन के बारे में कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स और दूसरा क्या है, और ऑब्जर्वर, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स और ऑब्जर्वर। अब बात आती है कि कब पोजीशन चेंज होगा, कब चेंज नहीं होगा। हाँ, तो अपने पुराने क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि हम यहां पे खड़े हैं और आप बैठ के लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है ना। आपका तो पता नहीं कि आप रेस्ट में हैं कि मोशन में हैं। अगर चल रहे होंगे तो मोशन में ही होंगे। चलिए, हम अभी यहां पर आपके सामने खड़े हैं, तो सोचा जाए कि हम रेस्ट में हैं कि मोशन में हैं। कुछ बच्चों का कहना होगा कि सर आप रेस्ट में हैं क्योंकि आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं मोशन में भी हूं और मैं रेस्ट में भी हूं। कैसे? अभी मेरा पोजीशन इस बोर्ड के कंपेयर में चेंज नहीं हो रहा है, ब्लैक बोर्ड के कंपेयर में चेंज नहीं हो रहा है। तो अभी मैं रेस्ट में हूं एज कंपेयर टू दिस बोर्ड, एज कंपेयर टू दिस व्हाइट बोर्ड। इस बोर्ड के कंपेयर में मैं क्या हूं, रेस्ट में हूं। लेकिन अगर मुझे कोई स्पेस से देखे, ठीक है ना, स्पेस से अगर हमको ऑब्जर्व करने की कोशिश की जाए, तो अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करते हुए दिखाई देगी। और अगर अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पर, तो उसके साथ साथ हम भी उसके रोटेट कर रहे हैं, यानी कि मोशन में हुए। यहां पे अभी हम खड़े हैं, तो अर्थ का रोटेट होना अपने एक्सिस पर रोटेशन है उसका। तो अर्थ जो रोटेट करती है, तो उसके साथ साथ अर्थ की जितनी चीजें हैं वो सबका सब क्या है, रोटेट कर रही है, यानी कि मोशन में भी हुए। लेकिन मैं यहां पे खड़ा हूं, अगर ब्लैक बोर्ड से कंपेयर किया जाए या व्हाइट बोर्ड से कंपेयर किया जाए या मेरे रूम में जो चीजें रखी हुई है उससे कंपेयर किया जाए, तो उसके कंपेयर में मैं क्या हूं, रेस्ट में हूं। लेकिन जो स्पेस से मुझे देखने की कोशिश कर रहा है उसके कंपेयर में मैं मोशन में हूं। अब दूसरा एग्जांपल समझिए। सपोज यू आर इन द कंपार्टमेंट ऑफ मूविंग ट्रेन, सपोज यू आर इन द कंपार्टमेंट ऑफ मूविंग ट्रेन, then you are in rest, compare than those things which is in the compartment of train, but you are in motion, compare than those things which is outside the train। यानी कि मूविंग ट्रेन के कंपार्टमेंट में आप बैठे हैं, तो कंपार्टमेंट के अंदर की चीजों के कंपेयर में आप रेस्ट में हो। लेकिन ट्रेन के बाहर जो चीजें छूट रही हैं, जैसे प्लेटफॉर्म, ट्रीज, अदर ट्रेन्स, उसके कंपेयर में हम क्या है, मोशन में हैं। यानी कि एक इंसान रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर कि उसको कहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है, सराउंडिंग्स पर, उसके आसपास के एरिया के कंपेयर में वो ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है या नहीं है। यानी कि दुनिया का कोई चीज, इस पूरे यूनिवर्स का कोई चीज रेस्ट में नहीं होता है, डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर, ठीक है ना। तो जो आदमी एक साथ एक जगह पर रेस्ट में है, वो किसी दूसरे के कंपेयर में मोशन में भी हो सकता है। चलिए तीसरा एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो कि आप बाइक चला रहे हो, आपका दोस्त पीछे बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो आप और आपके दोस्त दोनों एक दूसरे के कंपेयर में रेस्ट में हैं। अगर आपका दोस्त मोशन में होता और आप रेस्ट में होते, तो आपका दोस्त मान के पीछे बैठा हुआ है, अगर मोशन में आ जाए तो चल करके आगे बाइक के आगे उतर जाता हो, जो कि समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है उसके बाद, ठीक है ना। लेकिन आपका दोस्त आपके कंपेयर में या आप अपने दोस्त के कंपेयर में रेस्ट में है, क्योंकि दोनों का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है एक दूसरे के कंपेयर में। लेकिन आसपास की चीजों के कंपेयर में, जैसे अगर बाइक साइड से निकल गया, अगर कार्स निकल गए, कोई दूसरे लोग वहां से पास हो गए या दूसरी चीजें जो पास हो गई, उसके कंपेयर में वो दोनों के दोनों मोशन में है, ठीक है ना। समझ में आया? तो कह सकते हैं कि वेयर इज रेस्ट देयर इज मोशन, वेयर इज मोशन देयर इज रेस्ट। जहां रेस्ट होता है वहां मोशन होता है, जहां मोशन होता है वहां रेस्ट होता है। इट मींस रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। यानी कि यहां पर लिख सकते हैं हम लोग कि रेस्ट एंड मोशन आर
रिलेटिव टर्म। रेस्ट और मोशन क्या होता है? रिलेटिव टर्म होते हैं, यानी कि जहां रेस्ट होगा वहां मोशन होगा, जहां मोशन होगा वहां रेस्ट भी होगा। ठीक है ना? डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड ऑब्जर्वर पे करता है कि उसको कहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। रेस्ट भी समझ में आ गया, मोशन भी समझ में आ गया, और रेस्ट और मोशन क्या होता है? एक दूसरे का रिलेटिव टर्म होता है, ये भी समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग एक टर्म एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। एब्सोल्यूट रेस्ट यानी कि कंप्लीट रूप से रेस्ट में होना। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है। अगर एक के कंपेयर में रेस्ट में है तो दूसरे के कंपेयर में मोशन में है। यानी कि दुनिया का कोई भी चीज, इस पूरे यूनिवर्स का कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं होता है, कंप्लीट रेस्ट में नहीं होता है। अगर परमानेंट कर दिया जाए, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा हो किसी भी चीज के कंपेयर में, तब उसको हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट रेस्ट। लेकिन इस पूरे यूनिवर्स में हर एक चीज का पोजीशन चेंज हो रहा है एक दूसरे के कंपेयर में। दैट्स वाई हम एब्सोल्यूट रेस्ट का नाम नहीं दे सकते हैं। तो जब एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं होंगे तो एब्सोल्यूट मोशन भी नहीं होगा। समझ में आया ना? यानी कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन नहीं होते हैं। होता है क्या? रिलेटिव रेस्ट एंड रिलेटिव मोशन। क्या होता है? रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन होता है। यानी कि अगर रेस्ट में है तो जरूर किसी के कंपेयर में रेस्ट में है, हो सकता है किसी दूसरे के कंपेयर में मोशन में हो, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हो सकता है वो किसी दूसरे के कंपेयर में रेस्ट में हो। यानी कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन नहीं होता है कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का। क्या होता है? उसका रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन होता है। समझ में आ गया बच्चों? चलिए गुड। तो मिटाए बच्चों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। काफी बेहतरीन टॉपिक है। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो बेहतरीन लगेगा, और अगर थोड़ा सा मनमानी करके पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत तो होने ही वाला है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या पढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे हम लोग। देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन। पहले मैं नाम लिख दे रहा हूं, फिर उसको डील कर दूंगा। यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड नंबर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड नंबर हो गया नॉन यूनिफॉर्म। थर्ड नंबर में हो जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन। फोर्थ नंबर में हो जाएगा रोटेशनल मोशन। फिफ्थ नंबर में सर्कुलर मोशन। सिक्स्थ नंबर में बहुत सारे मोशन हैं, पीरियोडिक मोशन, उसी तरह से नॉन पीरियोडिक मोशन, जिगजैग मोशन, रैंडम मोशन, बहुत सारे मोशन के टाइप हैं। लेकिन देखा जाए तो दो ही टाइप के मेन मोशन है, एक यूनिफॉर्म मोशन है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो सबसे पहले जाने की यूनिफॉर्म मोशन क्या है। यूनिफॉर्म से पता ही चल रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा हो। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मान गए 2 मीटर का डिस्टेंस 1 सेकेंड में ट्रेवल करता है, तो आगे वाला 2 मीटर का डिस्टेंस भी 1 सेकेंड में ट्रेवल करना होगा उसे। जैसे मान लीजिए कि यहां से ऑब्जेक्ट चला A से B पे आया और B से C पे आया। ऑब्जेक्ट A से B का डिस्टेंस था 2 मीटर, और ऑब्जेक्ट B टू C का डिस्टेंस भी कितना था? 2 मीटर ही था। ऑब्जेक्ट A टू B आने में अगर उसने 1 सेकेंड का समय लिया, B टू C जाने में भी 1 सेकेंड का समय लिया, तो देखिए A से B जाने में 2 मीटर, B से C जाने में 2 मीटर, A से B जाने में 1 सेकेंड और B से C जाने में भी 1 सेकेंड। यानी कि यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है उसका मोशन। ठीक है ना? तो जब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्मली चेंज होता हो तब उसको क्या कहेंगे हम? यूनिफॉर्म मोशन
कह सकते हैं हम। आप अगर चल रहे हो रोड पे, अगर एकदम जैसे वॉकिंग पे निकले हैं, अगर आप यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं, यानी कि एक कदम उठाने में जितना आपको टाइम लग रहा है, दूसरा कदम भी उठाने में अगर उतना ही टाइम लगे, और पहले कदम जो आपने उठाया था उसमें जितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, दूसरे कदम पर भी उतना ही डिस्टेंस उतने ही टाइम में अगर ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप यूनिफॉर्म मोशन में हैं। ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन में है। उसके बाद होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसका कोई फिक्स नहीं होता। जैसे कि मान के मधुमक्खी जो उड़ती है, उसका कोई फिक्स नहीं होता है। ऐसा हमें पता नहीं होता है कि अगले 2 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है ना, तो नॉन यूनिफॉर्म, जैसे पेपर को आपने उठा लिया, पेपर को उठा करके ऊपर फेंक दिया आपने, तो पेपर ऐसे करता हुआ गिरेगा नीचे, ऐसे करता हुआ गिरेगा, तो नॉन यूनिफॉर्मली गिर रहा है। लेकिन आप अगर एक पत्थर को गिराते हो किसी ऊंचाई से, तो वो यूनिफॉर्मली आएगा। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद आता है रेक्टिलिनियर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा हो तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। जैसे कोई हेवी ऑब्जेक्ट को अगर किसी ऊंचाई से गिराते हैं तो स्ट्रेट पाथ पे गिरेगा। ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। अगर उसका पाथ स्ट्रेट हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का पाथ अगर स्ट्रेट हो, तो दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। उसके बाद आता है रोटेशनल मोशन। बड़ा कंफ्यूजन होता है रोटेशनल और सर्कुलर मोशन में। देखिए, आपके घर में पंखा है, पंखा एक एक्सिस के साथ मूव करता है। जब पंखा ऑफ रहता है तो उसके ब्लेड के द्वारा, जो 3-4 पंखे जो निकले रहते हैं साइड में, उसके द्वारा सर्कुलर पाथ फॉर्म नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, पंखा जब स्पीड पकड़ लेता है तो उसके द्वारा एक सर्कुलर पाथ फॉर्म हो जाता है। तो जब किसी एक्सिस के साथ कोई ऑब्जेक्ट मूव करके, या जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस पर मूव करके सर्कुलर पाथ फॉर्म करता हो, जैसे एक पत्थर को आप धागा में बांध लो और ऐसे घुमाओ, तो क्या होगा, एक एक्सिस आपका हाथ हो जाएगा। तो हाथ के द्वारा घुमाने पर क्या हुआ, उस पत्थर के द्वारा, पत्थर जो धागा में बांधा हुआ है उसके द्वारा एक सर्कुलर पाथ फॉर्म हुआ, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। यानी कि एक एक्सिस के साथ मूव कर रहा हो सर्कुलर पाथ फॉर्म करके। और सर्कुलर मोशन में होता है कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे ही ट्रेवल कर रहा हो। जैसे मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ हो, सर्कुलर पाथ दिया हो, अगर आप इस पे मूव कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं इसी सर्कुलर पाथ पे, आपके द्वारा पाथ फॉर्म नहीं हो रहा है सर्कुलर पाथ, या फिर आपके द्वारा पाथ फॉर्म हो रहा है लेकिन उसमें एक्सिस नहीं दिया हुआ है, सेंटर नहीं पता, बस आप घूम रहे हो, एक सर्कुलर पाथ फॉर्म कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। फिर आता है पीरियोडिक मोशन। एक खास इंटरवल के बाद, ठीक है ना, मोशन दिखता हो। जैसे कि मान लीजिए कि दिन के 1 बजे से रात के 1 बजने में घड़ी के द्वारा 12 घंटे का समय लिया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि कल दिन के 1 बजे से कल रात के 1 बजने में, अब जैसे देखिए आपके पास एक घड़ी है, घड़ी में सपोज कीजिए आज 1 बजे दिन से आज रात के 1 बजे तक 12 घंटे का समय अगर लेता है, जो वॉच का जो नीडल मूव कर रहा है अगर 12 घंटे का समय लेता है, तो ऐसा तो नहीं ना है कि कल दिन के 1 बजे से कल रात के 1 बजने में 24 या 25 घंटे का समय ले ले, ऐसा नहीं हो सकता है। तो पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, ठीक है ना, उसको पीरियोडिक मोशन कहेंगे। ठीक है ना, तो क्या हो गया, पीरियोडिक हो गया। उसके बाद नॉन पीरियोडिक आता है जिसका कोई फिक्स नहीं होता है, और बहुत सारे मोशन होते हैं। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़े बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की तरफ। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, काफी अच्छे से समझ में आएगा। कुछ न्यूमेरिकल भी उस पर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं। देखिए काइनेमेटिक्स में किसके बारे में स्टडी करेंगे, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग ऐसे समझिए कि मोशन जो होते हैं वो डायमेंशनली 3 टाइप के होते हैं। एक 1 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन। सेकेंड में 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन।
और थर्ड में 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन में केवल हम एक्स एक्सिस पर पढ़ेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन में एक्स एंड वाई एक्सिस पर पढ़ेंगे हम लोग, और 3 डायमेंशनल मोशन में एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस पर स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे इसको धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। अगर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जैसे स्ट्रेट पाथ पे कोई मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, सपोज कीजिए कि एक्सिस है, एक्स एक्सिस एक्स डैश, ये वाई एक्सिस वाई डैश। अगर ऑब्जेक्ट इस एक्स एक्सिस पर या किसी भी एक एक्सिस पर लगातार मूव कर रहा हो, ठीक है ना, तो 1 डायमेंशनल मोशन हो गया। हम 2 और 3 डायमेंशन के बारे में आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल हम लोग देखते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। अब देखिए 1 डायमेंशनल मोशन जो है उसके बारे में हम क्या क्या चीजें स्टडी करेंगे। फिर 2D पढ़ेंगे, फिर 3D पढ़ेंगे। इसको 1D बोल सकते हैं, इसको 2D बोल सकते हैं, इसको 3D बोल सकते हैं। देखिए 1 डायमेंशन में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस पढ़ेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट के बाद फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर में पढ़ेंगे स्पीड, फोर्थ नंबर में वेलोसिटी और फिफ्थ नंबर में पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। फिफ्थ नंबर में क्या पढ़ेंगे? एक्सेलरेशन। 1 डायमेंशन में हम लोग पढ़ेंगे, 1 डायमेंशनल ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही पढ़ पाएंगे, स्पीड के बारे में आगे वाले क्लास में डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल हम देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखिए सबसे पहले डिस्टेंस, इसका दूसरा नाम दिया जाता है पाथ लेंथ। इसका दूसरा नाम आप पाथ लेंथ कह सकते हैं। देखिए डिस्टेंस के बारे में कि सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट यहां से चल करके ऐसे रैंडमली मूव कर रहा है, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। पॉइंट ए इनिशियल पॉइंट है और पॉइंट बी क्या है? फाइनल पॉइंट है, ठीक है ना। तो पॉइंट ए से ये पूरा लेंथ हम मेजर करेंगे पॉइंट बी तक। जो लेंथ आएगा यानी कि द टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, द टोटल लेंथ या टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। उसको क्या कहेंगे हम लोग? डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर स्टडी करें हम लोग, तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट जाने में जो सबसे शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ होगा उसी को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यानी कि ये लेंथ अगर हम मेजर कर लेते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट यहां से कोई डिस्टेंस ट्रेवल करके, बाद में हम लोग न्यूमेरिकल में देखेंगे, ए बी सी, ए से बी पे आया, बी से सी पे गया। पूछे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो, तो डिस्टेंस हो जाएगा टोटल लेंथ ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी को जोड़ेंगे तो टोटल लेंथ आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो निकालना होगा तो ये ए से सी तक जाने में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हुआ, जो स्ट्रेट में होना चाहिए, ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो AC हो जाएगा। AC डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका। जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तब इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। बॉडी इरेज करूं मैं? काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको बनाने को, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ये ऐसा कि कहिए कि फिजिक्स का प्लिंथ है ये जब तक आप नहीं पढ़ेंगे बहुत मुश्किल होगा आगे पढ़ने में। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं, थोड़ा अच्छे से डील करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। देखिए सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में, तो इसका डेफिनेशन दे सकते हैं, दी टोटल लेंथ covered by an object from initial to
फाइनल पॉइंट। मैं डेफिनेशन इसलिए लिख देता हूं कि अभी मेरा वेबसाइट नहीं आया है। जैसे ही वेबसाइट आ जाएगा इस सारे नोट्स वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। अभी वेबसाइट नहीं है तो मुझे मजबूरी में यहाँ पर डेफिनेशन लिखना पड़ता है, नहीं तो मैं समझा के आगे बढ़ते चलता हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। द टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। उसको क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ए से बी तक आप गए, ए से बी तक गए 40 मीटर, एक बार गए और फिर बी से ए पे रिटर्न आ गए। पूछे कि टोटल डिस्टेंस निकालो, तो एक बार ए बी आपने ट्रेवल किया और दूसरी बार बी ए ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस ए टू ए यानी कि ए से चलकर बी तक जाने में और बी से फिर ए तक आने में, दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ए बी प्लस बी ए 40 मीटर गया था, फिर 40 मीटर वापस आ गया, टोटल कितना हो गया? 80 मीटर हो गया। दूसरा पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय डी, इट इज डिनोटेड बाय डी। चलिए नेक्स्ट, इट इज स्केलर क्वांटिटी। इसमें केवल मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन इसमें नहीं होता है, इसलिए यह स्केलर क्वांटिटी होता है। देखिए इट्स SI यूनिट इज मीटर, जिसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, और इसका CGS यूनिट, इट्स CGS यूनिट इज सेंटीमीटर। एक चीज और, इट विल बी पॉजिटिव ऑलवेज, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। कभी सुने हो किसी से कि बोला कि अरे यार थक गया हूं मैं, आज मैं -10 किलोमीटर चला हूं? ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी। 10 किलोमीटर आप माइनस में नहीं चल सकते हैं, ठीक है ना? तो डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। चलिए आप पर छोड़ते हैं, सोचिएगा कि क्या, मैं आज ही बताऊंगा, क्या डिस्टेंस 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है? सोचिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ। डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट में शायद इसका जवाब आपको मिल जाए। डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पाथ, हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट पाथ कवर्ड by an object from initial to final point, from initial to final point, शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है ना? जैसे मान गया कि आपके पास एक इस टाइप का फिगर है, ये 4 मीटर, ये 3 मीटर, ए बी सी, बोले डिस्टेंस कैलकुलेट करो और डिस्प्लेसमेंट भी निकालो। तो डिस्टेंस निकालने के लिए तो बड़ा आसान तरीका है, क्या करेंगे? ए बी प्लस बी सी कर देंगे, यानी कि 4 मीटर प्लस 3 मीटर मीन 7 मीटर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला है, यहां पर 90 डिग्री का अगर एंगल बोले तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो हाइपोटेनस जो होगा वही ना डिस्प्लेसमेंट होगा, हाइपोटेनस ही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। और हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, यानी कि 25 मीन्स 5। ठीक है ना? यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। समझ में आया होगा बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इट इज डिनोटेड बाय आइदर डी के ऊपर एरो साइन और स्मॉल एस। स्मॉल एस से क्यों डिनोट किया जाएगा? स्मॉल एस, हालांकि कहीं लिखा हुआ नहीं है कि स्मॉल एस से क्यों डिनोट किया जाता है, लेकिन मैंने जब तक जितना स्टडी किया है उसके अनुसार से मैं बता रहा हूं
कि S फॉर क्या होता है, स्ट्रेट, और S फॉर क्या होता है, शॉर्टेस्ट। ठीक है ना, स्ट्रेट एंड शॉर्टेस्ट। और मैक्सिमम ये दोनों वर्ड जो यूज होते हैं उनका ये लेटर जो होता है स्मॉल होता है, दैट्स व्हाई स्मॉल से डिनोट करते हैं, स्ट्रेट एंड शॉर्टेस्ट। उसको मिटा दो बच्चों इधर वाले को, इसके बारे में ज्यादा बताना है इसलिए मिटा रहा है। अभी न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं हम लोग इस पर। चलिए पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ठीक है ना, इट्स एसआई यूनिट इज क्या होगा बच्चों, मीटर, चूंकि लेंथ है तो मीटर ही होगा। सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। कौन सा क्वांटिटी होगा, तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दिया हुआ है इसका, वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है ना, उसके बाद इट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। कैसे पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो हो सकता है, मान गए आप यहां पे खड़े हो, ओरिजिन, ठीक है ना, आप इससे जब राइट जाएंगे, आप अपने ओरिजिन से जब राइट साइड में जाएंगे, ठीक है ना, तो वो पॉजिटिव माना जाएगा। जब आप लेफ्ट साइड में जाएंगे, जैसे नंबर लाइन पे होता है, लेफ्ट साइड में अगर जाते हैं तो निगेटिव, और कहीं नहीं जाते हैं तो वहां पर जीरो हो जाएगा। अगर आप स्टेशनरी पोजीशन में हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, या फिर आप कहीं गए, 40 मीटर गए, तो सपोज कीजिए x1 हो गया 40 मीटर, और फिर सेम उसी पाथ पे आप रिटर्न आ गए, यानी कि ये भी 40 मीटर, तो x2 हो गया 40 मीटर। तो जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, यानी कि 40 मीटर माइनस 40 मीटर यानी कि 0। यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट उसका फाइनल पॉइंट बन जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर आप घर से स्कूल गए, स्कूल से फिर रिटर्न आ गए, घर में से जहां से चले थे अगर वहीं पे आकर फिर से आप खड़े हो गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। आपने कोई डिस्प्लेसमेंट के टर्म में कोई लेंथ कवर नहीं किया, लेकिन डिस्टेंस के टर्म में आप गए और आए, वो दोनों लेंथ होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग इसी के टर्म का नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिएगा, इट विल बी या इट इज ऑलवेज आइदर इक्वल और स्मॉलर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस से ये हमेशा छोटा होता है या बराबर हो सकता है, तो बराबर कहां होगा, या ऐसे लिखो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल ऑन स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। जैसे मान गए ये आप 40 मीटर अभी चले थे थोड़ा देर पहले, A टू B, पूछे कि A टू B डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाथ यही बता रहा है, कह रहा है कि पाथ चेंज नहीं करना, इसी पाथ पे जाओ। अब आपकी मर्जी कि आप अगर ऐसे चले जाते हो तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, आप और आगे बढ़ के जाते हो तो और ज्यादा हो जाएगा, आप आगे बढ़ के फिर वापस आ जाते हो उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पहुंचना है, कहीं से भी आप जा सकते हैं, लेकिन अगर इसी पाथ के थ्रू जाएं तो डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के 40 मीटर। यानी कि स्ट्रेट पाथ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। उसके बाद इट डजंट प्रोवाइड, इट किसके लिए यूज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट के लिए, इट डजंट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट पाथ।
पाथ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। यानी कि अबाउट ऐसे लिख सकते हैं, शेप ऑफ पाथ। मानिए कि कहीं से आप कि कोई भी पाथ हो, डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा स्ट्रेट ही होगा, तो आप डिस्प्लेसमेंट से ये पता नहीं कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पे मूव कर रहा है, कौन सा पाथ बना के मूव कर रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट ही निकाला जाएगा। ठीक है बच्चों, मिटाएं, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग, मिटाते हैं बच्चों। अलग अलग तरीके से न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग और फिर आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में चलेगा। कोई भी थ्योरी आप पढ़ें, अगर न्यूमेरिकल आपको समझ में आ जाता है, बनाने आ जाता है, तो समझ जाइए कि आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ा। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर थ्योरी आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, फिर से पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ, ध्यान से देखते चलिएगा, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे फर्स्ट नंबर में आते हैं, ऑन स्ट्रेट पाथ। जस्ट अभी हमने बताया है फॉर्मूला x2 माइनस x1, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए। ठीक है, सेकेंड नंबर देखिएगा, अब स्टार्ट होता है ऑन सर्कुलर पाथ। जैसे मान के एक सर्कल दिया हुआ हो, यहीं पर एक सर्कल दिया हुआ हो ऐसे, इसका रेडियस बोल दे, ये सेंटर है, रेडियस बोल दे कि रेडियस 7 मीटर है। यहां पॉइंट ए बी, या यहां पे लिखो बी सी एंड डी। पूछे पहला क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस, देखो यहां तक, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट केस पूछे ए टू ए, सेकेंड केस ए टू बी, थर्ड केस ए टू सी एंड फोर्थ केस ए टू डी। और लास्ट एक अजीब दे दे, अगर यहां पर एक पॉइंट ई दे दे, पॉइंट ई दे दे, पूछे ए टू ई। देखिए सबसे पहला का आंसर, सॉल्यूशन फर्स्ट नंबर का ए टू ए। ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू किया, बी पे आया, सी पे आया, फिर कहां पे, डी पे, और फिर कहां पे आ गया, ए पे आ गया वापस। इतना तो क्लियर है कि ऑब्जेक्ट जहां से चला वहीं पे पहुंच जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अब बात आती है डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस जो होगा इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। ठीक है ना, सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, यानी कि 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ है, 7 रख दीजिए, 7 से 7 कैंसिल, 22 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 मीटर आ गया। ठीक है ना, सेकंड का सॉल्यूशन देखिए, करें ए टू बी, ए से बी तक। ठीक है ना, तो आप इसको मिला दो, यहां पे डी है, इसको मिला दो, ये बी है, यहां पे डी है, यहां पे ए है, यहां पे सी है, ये बी है। अब ये पूरा कितना कवर किया है, पूरा ए बी सी डी ऐसे कुछ कवर है ना, तो कहे कि ए से बी तक का, तो ए से बी तक का डिस्टेंस पूरे सरकमफ्रेंस का क्या है, 1/4 है। इसको कुछ देर के लिए मिटा देते हैं हम। ठीक है ना, पूरे सरकमफ्रेंस में कितना है, 1/4 है। ये बोलो 1 2 3 4 पार्ट बटे हैं ना यहां पर, तो 1/4 है। तो डिस्टेंस अगर निकालना हो तो 1/4 इंटू 2 पाई आर, 2 से 4 कैंसिल, यानी कि पाई आर बाई 2 आ गया। तो अभी पाई का वैल्यू रखते हैं 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7 और बाई 2 तो ऑलरेडी यहां पर है, तो 2 से ये 11
7 से 7 कट गया, कितना हो गया 11 मीटर हो गया। देखिए 44 मीटर था टोटल, उसका 1/4 11 हो गया, ये आ गया। अब पूछे यहां पर कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो, तो डिस्प्लेसमेंट ए टू बी जाने के लिए आपको ये यूज करना होगा हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 49, 49 प्लस 49 कितना हो जाएगा, रूट 98। 98 को जब तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7√2 मीटर आ गया। इस तरह से निकाल लेंगे। सेकंड भी कंप्लीट। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, मिटाएं इसको बाबू। थर्ड नंबर पॉइंट देखते हैं हम लोग। देखिए थर्ड नंबर क्या है, ए टू सी, ए से कहां तक, सी तक, ए टू सी, ठीक है ना, ए से लेकर सी तक। तो डिस्टेंस तो पूरे डिस्टेंस का आधा इसने कवर किया, तो डिस्टेंस निकालने के लिए 2 पाई आर, पाई क्या कर देंगे 2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा पाई आर हो गया, यानी कि 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 मीटर, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो यहां से यहां तक आने के लिए शॉर्टेस्ट रास्ता तो यही है, तो ये r प्लस r, यानी कि r प्लस r 2r, यानी कि उसके डायमीटर के बराबर हो जाएगा। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 7 प्लस 7, ये 7, तो ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, तो 7 प्लस 7 कितना हो गया 14 मीटर। तो इस तरह से बाकी सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सबसे इंपॉर्टेंट है A to E, यहां पर पॉइंट था, क्या पॉइंट था, A to E, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, A to E निकालना। तो मिटाएं बच्चों इसको, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, बड़ा आसान ही है, इसके बारे में पता करना या कैलकुलेट करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। चलिए A to E फिगर किस टाइप का हो गया, ऐसे, ऐसे और ऐसे, यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो A B C, यह सब यहां पर E नाम दीजिए, यहां पर O नाम देते हैं, AOE। अब देखिए अगर 90 डिग्री पे रहता तो हाइपोटेनस निकाल लेते, तो ये तो हाइपोटेनस है नहीं, यहां पर कितना है, इसको थीटा मान लीजिए, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो 2r sin θ/2 कर देंगे, ठीक है ना। जैसे मान के थीटा का वैल्यू सपोज करो 120 डिग्री दिया, कितना हो जाएगा 2 इंटू r, कितना हो गया 7 था, तो 7 इंटू साइन 120/2, तो 2 इंटू 7 इंटू साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बाबू, √3/2, यहां लिख देंगे √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 7√3 हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट निकल गया 7√3, ठीक है बच्चों, समझ में आया। स्पेशल फॉर्मूला याद रखिएगा, 2r sin θ/2, बहुत ही स्पेशल है, इसको जरूर माइंड में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट एक दो और बताते हैं। अब अगर एक क्वेश्चन दे दे कि एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, यहां पर रेडियस 7 है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, पूछे A to B, पूछे फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to B, ये रास्ता है जाने का। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालिए। देखिए डिस्टेंस, सेमी सर्कल है तो सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, अब बाई 2 कर देंगे, कितना हो गया पाई आर हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब डिस्प्लेसमेंट का देखिए, डिस्प्लेसमेंट
यहां से यहां तक यानी कि r और r, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया r प्लस r यानी कि 2r। रेशियो निकालना है किसका, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना है पाई r, डिस्टेंस है पाई r, अब बाई 2r, r से r कैंसिल, कितना हो गया पाई बाई 2 हो गया। यहां रेशियो निकल सकता है आराम से, ये पाई r था ना, पाई r बाई ये पाई बाई 2 कैलकुलेट हो गया। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि डिस्टेंस पाई r था, 2 पाई r बाई 2 पाई r, और डिस्प्लेसमेंट कितना था r प्लस r, टोटल ये 2r, तो दोनों का रेशियो निकाल लेता है पाई r बाई 2r, r से r कैंसिल, पाई बाई 2 हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन, मान गए एक क्यूब है हमारे पास, एक क्यूब है, ध्यान से देखिएगा, क्यूब है यहां पर, अगर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है वो चलना शुरू किया, ऐसे आया फिर ऐसे आकर के यहां पे आ गया, ठीक है ना, पूछे फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो डिस्प्लेसमेंट है तो यही शॉर्टकट रास्ता होगा बाबू, यही ना डिस्प्लेसमेंट होगा, साइड ए सारे साइड कितने होंगे ए होंगे, ठीक है बाबू। इस कंडीशन में ये क्या हो गया कोना, यानी कि जैसे घर में एक कोने से दूसरे कोने तक का, ठीक है 4 कोने होते हैं ना, तो एक कोना से दूसरे कोना तक का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, √3 इंटू 1 साइड कर लेंगे। अगर सपोज करो 1 साइड 7 मीटर दिया हुआ है, तो √3 इंटू 7 कर देंगे, कितना हो जाएगा 7√3 मीटर हो जाएगा। उसी तरह अगर मान गए एक स्क्वायर रहता, यहां पर 7 मीटर ए बी सी डी, पूछता ए से बी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो ए से बी तक एक ही पाथ पे जा रहा है, तो जितना डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। अब पूछता है ए टू सी, तो ए टू सी डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी यानी कि 7 + 7 14 हो जाता, और डिस्प्लेसमेंट ये हो जाता, ये 90 डिग्री का, हाइपोटेनस कैलकुलेट कर लेते हैं, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है। अब ए टू डी कहता, ए से बी पे जाते, बी से सी पर, सी से डी पर, यानी कि इतना प्लस इतना कर देते तो डिस्टेंस निकल जाता, और डी और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, ये वाला लेंथ हो जाता। इसी तरह से जो फिगर आपको दिया हुआ हो उस फिगर के अनुसार से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, मिटा बच्चों इसे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस पर जब एग्जाम देने जाएंगे आप कंपटीशन व्यू से, तो वहां पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, सो देखिए बच्चों क्वेश्चन है क्या, व्हील ऑफ रेडियस r इज रोलिंग ऑन द रोड। जैसे एक व्हील है जिसका रेडियस r है, ठीक है ना, क्या है, रोलिंग ऑन द रोड बना देते हैं, रोड बना दिया हमने, ऐसे रोड था बन गया, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, देखिए रोलिंग ऑन द रोड, व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए, यहां पे पॉइंट ए मान लिया गया, पॉइंट ए इन हाफ और कंप्लीट रोटेशन, यानी कि एक बार रोटेट कर जाए तब डिस्प्लेसमेंट निकालिए, और हाफ रोटेशन करे तब डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो अगर ए मान लेते हैं, इसको ए डैश मान, एक बार रोटेट कर रहा है चक्कर, ठीक है ना, जैसे मान के ऐसे है, ऐसे, तो एक बार ये रोटेट करके नीचे वाला पोर्शन नीचे आ गया, यानी कि ये वाला पार्ट चक्का घूमना शुरू हुआ, ऐसे घूमना शुरू हुआ, तो आगे बढ़ते मान के अंगूठा हो गया ये वाला पॉइंट है, और ऐसे घूमते पॉइंट है फिर नीचे आएगा और ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये वाला पॉइंट अगर सपोज कीजिए घूम करके कहां पे आ जाए, ये यहां पे आ गया, ठीक है बच्चों, ये यहां पे आ गया, पॉइंट ए नीचे का नीचे रह गया और पॉइंट ए डैश हो गया, 1 रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, तो ये जो कितना घूमेगा, ये लेंथ कितना कवर करेगा,
इसके सरकमफ्रेंस के बराबर। तो ये जो लेंथ होगा टोटल यहां से यहां तक का वो 2 पाई r के बराबर होगा। यानी कि वन कंप्लीट रोटेशन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 2 पाई r के बराबर होगा। ऐसे घूम करके गया तो नीचे वाला पोर्शन नीचे चला गया घूमते घूमते, और a डैश ऊपर का ऊपर रह गया, सेम टू सेम, ठीक है ना। अब देखिए, अब कहता है हाफ रोटेशन, यहां पे क्वेश्चन हाफ रोटेशन, यानी कि ऐसे करके ऐसे घुमा, या मुठा को ए मान ले तो ऐसे घुमा और ऐसे आ गया, यानी कि ए डैश नीचे आ गया, ए ऊपर चला गया। तो सपोज करो एक हाफ रोटेशन बनाते हैं ऐसे, ये हाफ रोटेशन के लिए, तो ए डैश बाबू यहां पे आ गया हाफ रोटेशन में, और ये जो है ये इस पॉइंट पे आ गया हाफ रोटेशन में। तो ये रेडियस है, रेडियस r है, और यहां पर भी क्या है, रेडियस r है। तो जो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा वो ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये निकालेंगे, ये जो होगा यही लेंथ डिस्प्लेसमेंट का लेंथ होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट का यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो हाफ रोटेशन के समय में ध्यान दीजिएगा इसको, हाफ यही डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये रेडियस r, ये रेडियस r, हाफ रोटेशन है, ये कौन सा है, फुल रोटेशन है, और इसमें ये कौन सा है, ये हाफ रोटेशन में है। तो जब हाफ रोटेशन में हम क्या निकालेंगे, अच्छा एक बात बताओ, ये आधा घुमा है तो यहां से यहां तक का लेंथ पूरे लेंथ का आधा होगा, तो पूरा लेंथ कितना है, 2 पाई r बाई हाफ, तो कितना हो जाएगा, पाई r हो गया, ये वाला लेंथ पाई r मिल गया। ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, r प्लस r 2r हो गया, यहां पर 90 डिग्री बनाएगा। तो क्या निकालना है हमको, हाइपोटेनस निकालना है। हाफ रोटेशन में जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, अब देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूम रहा हो, यानी कि सर्कुलर पाथ दिया हो, उस पे ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा हो, वन कंप्लीट रोटेशन कर दे तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। लेकिन सर्कुलर ऑब्जेक्ट ही घूम करके अगर वन रोटेशन कंप्लीट करे रोड पे, अपने एक्सिस पे नहीं, एक्सिस पे रोटेट अगर वन रोटेशन करता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। लेकिन स्ट्रेट पाथ पे अगर रोटेट करता है तो डिस्प्लेसमेंट 2 पाई r के बराबर होगा एक रोटेशन में। दो रोटेशन में 2 × 2 पाई r 4 पाई r के बराबर होगा। तो यहां डिस्प्लेसमेंट निकालें अगर हम, तो रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि h निकालना है, तो p स्क्वायर r प्लस r 2r, तो 2r का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कितना है, पाई r है, तो पाई r का होल स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4r स्क्वायर, और प्लस पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कैपिटल R नहीं स्मॉल r ही मान लीजिए। तो इसमें r स्क्वायर आप क्या करेंगे, r स्क्वायर कॉमन ले लिए, क्या बच गया 4 प्लस पाई, r को बाहर निकाल दीजिए, r रूट अंडर 4 प्लस पाई, यही हो जाएगा। समझ में आया ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पर घूम रहा हो सर्कुलर पाथ में, अपने एक्सिस पर ही, तो उस कंडीशन में, ठीक है ना, वन कंप्लीट रोटेशन करता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हाफ रोटेशन कंप्लीट करता है तो पूरे सरकमफ्रेंस का आधा 2 पाई r बाई 2 पाई r हो जाएगा। लेकिन कोई सर्कुलर पाथ अगर रोड पे चल रहा हो, स्ट्रेट रोड पे चल रहा हो, तो वन कंप्लीट रोटेशन करेगा, वन कंप्लीट रोटेशन डिस्प्लेसमेंट 2 पाई r के बराबर होगा, क्योंकि ये घूमेगा, ये सरकमफ्रेंस जो घूमेगा तो जितना बड़ा होगा, जितना रेडियस बड़ा होगा उतना ज्यादा लेंथ कवर करेगा, लेंथ यानी कि रोड का लेंथ, ठीक है ना बच्चों। और हाफ रोटेशन के लिए ये एप्लीकेबल होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा बच्चों आज का क्लास, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को देखेंगे और फिर आगे हम लोग टॉपिक को बढ़ाएंगे। अभी तो स्टार्टिंग है, आसान टॉपिक था, अभी तो बहुत लंबा क्लास चलने वाला है, बहुत सारे लेक्चर अपलोड होने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़ते चलिए, काफी अच्छा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अच्छे से रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बाबू, थैंक यू बाबू, थैंक यू।